जी बच्चों, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है बर्थ से रिलेटेड। ड्यूरिंग बर्थ जो चेंजेस होते हैं और बर्थ से पहले डेवलपमेंट और हार्मोनल अफेक्ट्स, तो उनके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर बर्थ को, कि बर्थ के फ़ौरन बाद जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, उन चेंजेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आफ्टर बर्थ में 10 to 45 मिनट्स का टाइम होता है। 10 से 45 मिनट तक वो बर्थ के दौरान में होने वाले चेंजेस का इफेक्ट फीमेल की बॉडी पर रहता है। जैसे देखें कि यहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो वो थ्रू विजाइना बॉडी से बाहर निकलेगा। अब इस सारे प्रोसेस के दौरान बेसिकली ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, यूट्रस वॉल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुई, तो उनसे मुसलसल यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। और एवरेज लॉस जो ब्लड का देखा वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन आफ्टर बर्थ या एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ आफ्टर बर्थ, तो वो आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबीज से मुतालिक है। रिसेंट एडवांसमेंट या रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बेहतरी आ सकती है। वो कैसे? जो लोग फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को एंजॉय नहीं कर पाते, वो लोगों में बेसिकली मेल से स्पर्म्स और फीमेल से ओवम लिया जाता है और उसको आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो इन अ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइज करवाया जाता है। अब उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओवम को फर्टिलाइज होने के बाद जब वो जाइगोट में चेंज होगा, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है इन द बॉडी ऑफ फीमेल। अब वहां पे डेवलपमेंट होगी बेबी की नॉर्मल। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन ऑफ बेबीज हैं उनको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगी, बाद में डेवलपमेंट बेबी की इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगी। तो इस तरह इन बेबीज को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो बच्चों, अब यहाँ पे इन टेस्ट ट्यूब बेबीज के बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से मुराद ये है कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होंगी या उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अफेक्ट करेंगी या इन्फेंट को अफेक्ट करेंगी, तो वो हमारे पास जैसे गोनोरिया है। अब गोनोरिया बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से निजेरिया गोनोरी, अब ये इसका साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। अब ये दोनों को इफेक्ट करेगा। अब इन्फेंट में चूंकि अब वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है या म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे फिर वो इन्फेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी, चूंकि उसकी डेवलपमेंट यूट्रस में हो रही है। जैसे वो पास आउट होता बॉडी से, तो फिर वहां पे उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकती है। और ये कंटेजुअस है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये फैलती है, कंटेजुअस जो छूने से फैलेगी। फिर दूसरी हमारे पास साइफिलिस है, ट्रिपोनिमा साइफिलिस पैलिडम की वजह से साइफिलिस होगी। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन की इन्फेक्शंस होंगी। अब इसमें बेसिकली क्या होगी कि सोर्स क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट है। सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए ये ट्रांसफर होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो दिस इज साइफिलिस। और ज्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग-अलग से पूछी जाती हैं, इसीलिए आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अपनी वर्डिंग में। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता तो फिर आप इनको कलेक्टिवली एक्सप्लेन करेंगे। जेनिटल हर्प्स के बारे में, तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस की वजह से होती है। अब ये वायरल डिजीज है। अब ये जेनिटल सोरनेस और अल्सर का बायस बनती है। सोरनेस मतलब दुखना किसी स्किन का, या फिर अल्सर कहते हैं कोई जख्म हो जाना, वाउंड्स हो जाना,
तो वो अल्सर होता है। अब ये ट्रांसमिटेड इन्फेंट में भी हो सकती है ड्यूरिंग बर्थ, जैसे बेबी की बर्थ हो रही है, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास आउट हो रहा है, तो वहां पे उसमें भी फिर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अब वहां पे इन्फेंट में ये बच्चे की आंखों में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स का बायस बनेगी। तो ये हमारे पास जेनिटल हर्ब्स के बारे में। एड्स के बारे में चूंकि हम लोग पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर फिफ्थ में डिस्कस कर चुके हैं एड्स के बारे में। तो एड्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है और इसकी वजह HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस है। अब ये ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। वैसे आप लोगों को पता है कि इसकी कांटेक्ट फैलने का जरिया जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है जी, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें, बेसिकली यहाँ पे हमारी बुक में इसके कंट्रोल के बारे में भी बताया गया है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो हम जिन प्रोसेसेस के जरिए ये फैलता है उनको कंट्रोल कर लें, उनको अवॉइड कर लें, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन। किसी पर्सन में एड्स है और उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को डोनेट कर दिया जाए तो उसमें भी ये हो सकता है। कोई मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, दूध पिलाती है, तो उसमें फैलने के चांसेस हैं। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, ठीक है जी। तो फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये फैल सकता है। तो बाय अवॉइडिंग दीज ऑल प्रोसेस, बाय अवॉइडिंग ऑल दीज mechanisms we can control the spreading AIDS. तो this is all for the chapter 18 reproduction, और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर चुके हैं।